एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेंशन इन दी स्ट्रिंग पढ़ा और साथ उसका फर्स्ट केस पढ़ा था जिसमें हमने डिराइव किए थे फार्मूलाज फॉर द एक्सेलेरेशन एंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग व्हेन बोथ बॉडीज ए एंड बी आर हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड। आज बेटा उसी टॉपिक का नेक्स्ट जो है हमने पढ़ना है, टेंशन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये केस सेकंड केस है जिसमें एक बॉडी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, ये मूव करेगा, और दूसरा बॉडी है बेटा हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड है। यानी यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैसेज m1 है और m2 है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट m1 हैंग है वर्टिकली और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है ऑन दी हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले बेटा एंड रिजल्ट में वो साइड पे लिख रही हूँ जो हमने पिछले केस 1 टेंशन के केस 1 के लिए फार्मूलाज जो डिराइव किए थे, या उसकी कंडीशंस भी लिख देती हूँ बेटा। हमने फर्स्ट कंडीशन देखी बेटा, टेंशन इज इक्वल टू वेट, और वेट किसके इक्वल था mg के इक्वल। उसके बाद हमने केस 1 जो है डिस्क्राइब किया टेंशन का, और उसमें एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये केस 1 के लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। फिर टेंशन के लिए फॉर्मूला था बेटा t इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई होता है बेटा g। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूलाज केस 1 के लिए डिराइव हुए थे। आज हमने केस 2 पढ़ना है टेंशन का। हमने फाइंड आउट करना है बेटा टेंशन एंड एक्सेलेरेशन produced in a body and in the string when one body is move vertically and the other body is move on the horizontal smooth table। यानी हम इंटरेस्टेड हैं बेटा एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होगा, और टेंशन कैलकुलेट करेंगे जो कि स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी। लेकिन कौन सा केस है, when one object या one body is hang vertically downward and the other body is on the horizontal smooth table। अब इसी चीज़ को हमने बेटा एक पिक्चर के ज़रिए से डिस्क्राइब किया। अगर आप इस पिक्चर को देखो बेटा, ये एक स्मूथ टेबल है। इस टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा। इस ब्लॉक के एंड के साथ जो है वो हमने लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और थ्रेड अटैच कर दिया, और इस थ्रेड को हमने पास ओवर किया है ऑन दी फ्रिक्शनलेस पुली। ये मेरे पास यहाँ पे एक पुली अटैच है, फ्रिक्शनलेस पुली के साथ मैंने अटैच किया और फिर मैंने इसको पास ओवर कर दिया है, और उसके बाद m1 बॉडी जो है वो हैंग है वर्टिकली। ठीक है, अब इस सिचुएशन को आपने वर्डिंग में जब डिस्क्राइब करना है वो क्या होगा, कंसीडर 2 बॉडीज हैविंग मैसेज m1 एंड m2 in such a way that these bodies are attached with the light and inextensible string and this string is passed over the frictionless pulley। जो string है बेटा that must be lightweight and inextensible and the pulley will be frictionless। और उसके बाद आपने लिखना है बेटा कि m1 body is hang vertically and m2 body is on the horizontal smooth table। अब आप देखिए बेटा, अगर इस ऑब्जेक्ट का मैस m1 है तो इसका वेट क्या होगा, w1। वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो w1 किसकी इक्वल होगा बेटा, m1 इंटू जी, और इसकी रिएक्शनल फोर्स क्या होगी, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। और इस ऑब्जेक्ट का m2 ऑब्जेक्ट का देखिए बेटा, ये है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट लिखा मैंने w2 इज इक्वल टू m2g, और इस वेट का जो रिएक्शन होगा दैट इज द रिएक्शन ऑफ द टेबल दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, और these two forces यानी वेट w2 एंड रिएक्शन ऑफ द टेबल विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन।
तो इसलिए जो यहाँ पे है बेटा वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन जो है स्टेबल का, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। और इसमें जो सिर्फ फोर्स एक्ट होगी इस केस में, दैट विल बी टेंशन इन दी स्ट्रिंग। चूंकि M2 बॉडी ने बेटा इस डायरेक्शन में स्लाइड होना है, तो इसमें एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और M1 वो बॉडी ने मूव करना है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसमें एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ये बेटा मैंने डायग्राम बना दी है, आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। इसको मैं फिर से एक दफ़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। हमारे पास है टू बॉडीज, कंसिडर टू बॉडीज हैविंग masses M1 and M2 that are attached with the end of the light and inextensible string, and this string is passed over the frictionless pulley in such a way that the M1 body hang vertically and M2 body is on the horizontal smooth table. Net forces acting on body A, ये अगर A बॉडी है और ये है बेटा B बॉडी, तो A बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, वेट एंड टेंशन। वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन, बॉडी विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड M2 बॉडी में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसके ऊपर नेट फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट हो रही हैं बेटा, weight of the body is acting vertically downward, that is equal and opposite to the normal reaction of the table. The only force acting along the string is the tension in the string, and according to Newton's second law of motion F is equal to M2A. चूंकि बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू M2A, और इस केस में हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू M1A। ठीक है, इस केस में क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू M2A, और इस बॉडी के लिए हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू M1A। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि अगर अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी होती है। इसलिए हमने लिखा है F इज इक्वल टू M1A इस बॉडी A बॉडी के केस में, क्योंकि इसका मास M1 है, और सेकेंड बॉडी B बॉडी के केस में M2A लिखा क्योंकि इस बॉडी का मास क्या है, M2 है। ये सारे डिस्क्रिप्शन डायग्राम ड्रॉ होगी, वो डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने आपको वर्डिंग में बताई है वो आप लिखोगे। लिखने के बाद फिर इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होगी, और फिर आप लिखोगे बेटा नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, इसको देखिए बेटा। ए बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, F इज इक्वल टू W1 माइनस T, और W1 किसके इक्वल है बेटा, दैट इज इक्वल टू M1G। तो ये इक्वेशन आपके पास कैसे बनेगी, F इज इक्वल टू M1G माइनस T, और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion, F will be equal to M1A, और इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करोगे बेटा, ये फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, M1A दैट इज इक्वल टू M1G माइनस T। या कंपेयर ऐसे भी किया जा सकता है, इस फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो तब भी आप जो है उसको लिख सकते हो, ये आ जाएगा A इक्वेशन। और ये A इक्वेशन जो है बेटा, ये फॉर द बॉडी A जो है आपके पास आ गई है। अब हमने लिखना है फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी B, फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी बी बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही, इसका वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अपवर्ड है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं एंड ऑपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर जो फोर्स फर्स्ट एक्ट हो रही है वो क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी W2 that is equal to M2G acting in downward direction,
ये एक फोर्स हो जाएगी। सेकंड क्या होगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल विल बी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल will be equal and opposite to the weight, opposite to the weight of body। ये हो जाएगा बेटा वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और जो फोर्स एक्ट होगी बेटा अलोंग द स्ट्रिंग, द ओनली फोर्स, the force acting along the string is the tension। तो हम लिख सकते हैं जो फोर्स यहाँ एक्ट होगी बेटा वो कौन सी होगी, टेंशन। और टेंशन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, F विल बी इक्वल टू T। ये मैंने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया बेटा। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F विल बी इक्वल टू m/a आ जाएगा। इसको फोर्थ इक्वेशन का नाम देंगे। फिर आपने थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 को कंपेयर करोगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, m/a दैट इज इक्वल टू t, और इसको मैंने b इक्वेशन का नाम दे दिया। अब आपने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, तो आपने a एंड b इक्वेशन को ऐड करना है। ये है आपके पास a इक्वेशन, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t, दिस इज दी a इक्वेशन। एंड b इक्वेशन क्या बनी है आपके पास, m2a इज इक्वल टू t। अब आपने बेटा ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन a एंड b, बाय एडिंग इक्वेशन a and b we get acceleration दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, एक्सेलेरेशन। तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, तो इसकी ए इक्वेशन की लेफ्ट साइड है बेटा m1a, तो हम लिख रहे हैं m1a, वो ऐड हो जाएगी बी इक्वेशन की लेफ्ट साइड में, बी इक्वेशन की लेफ्ट साइड है m2a दैट इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड है बेटा m1g माइनस टी, m1g माइनस टी, और इसकी राइट साइड है प्लस टी। ये टर्म्स जो है बेटा प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये मैंने सेम टर्म्स हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, ये क्या कर दी, कैंसिल आउट। अब आप यहाँ से a कॉमन ले लीजिए। जब आप a कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, a विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, m1 इंटू जी, सॉरी ये मैंने यहाँ ब्रैकेट लगानी थी। यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू m1 इंटू जी आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से a कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा फैक्टर उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a विल बी इक्वल टू m1, ये फैक्टर आके डिवाइड हो गया, क्या बनेगा m1 प्लस m2 और साथ ये आ जाएगा g। और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया बेटा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी acceleration when one body is hang vertically and B body is on the smooth horizontal table। अब आपने टेंशन कैलकुलेट करना है, तो बेटा सेम ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला जो है इसकी वैल्यू आपने B इक्वेशन में पुट कर देनी तो टेंशन आ जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, टू फाइंड टेंशन put the value of acceleration in B equation, put the value of acceleration in equation B। ओके ये है बेटा B इक्वेशन। ये B इक्वेशन में फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे B इक्वेशन जो लिख रही हूँ वो क्या है, T विल बी इक्वल टू, जो टर्म फाइंड आउट करनी है मैं लेफ्ट साइड पे लिख रही हूँ, बाकी उस साइड पे लिख रही हूँ। T किसके इक्वल है,
m2 a के इक्वल। अब यहाँ पुट कर देना, आपने क्या करना है, इस एक्सेलेरेशन की जगह, यानी ये बी इक्वेशन जो है ना बेटा, इसमें इसकी जगह, इस एक्सेलेरेशन की जगह ये पूरा फैक्टर आपने जो है वो इधर पुट कर देना। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, t विल बी इक्वल टू, यहाँ आप लिखोगे m2 और a की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और साथ ये g मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आगे अब आपने जस्ट इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, m1 टर्म पहले लिख देंगे और m2 टर्म बाद में लिख देंगे। तो आपके पास फॉर्मूला कैसे आएगा बेटा, t विल बी इक्वल टू, t स्टैंड फॉर टेंशन, विल बी इक्वल टू m1 और साथ क्या आएगा m2 डिवाइडेड बाय, आपके पास आएगा m1 प्लस m2 और साथ ये g क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और इसको रेड बॉक्स में कर दिया। ये फॉर्मूला क्या है बेटा, t इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस फॉर्मूला विल बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बेटा सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास क्या है, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी और ये फॉर्मूला यूज होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। हमें जस्ट दोनों बॉडीज जो हमने एक टेबल के ऊपर रखी है और एक वर्टिकली हैंग की है, अगर हमें इनकी मैसेस का पता हो तो हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन भी एंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग भी कैलकुलेट की जा सकती है। ये बेटा टेंशन का केस 2 इसको बोला जाता है और इसमें इंटरेस्टेड हम किस चीज़ में थे, वी कैन फाइंड दी एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। जनरल फॉर्मूला डिराइव्स किए हैं इस केस में, व्हेन m1 बॉडीज हैंग वर्टिकली एंड m2 बॉडीज ऑन दी हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल। हमने जस्ट स्टार्ट लिया बेटा, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग masses m1 एंड m2 that are attached with the light and inextensible string and this string is passed over the frictionless pulley. m1 bodies hang vertically and m2 bodies is on the horizontal smooth table. उसके बाद हमने क्या कहा, weight of the body is acting vertically downward, that is opposite to the reaction of this weight will be tension in the string and the bodies move vertically downward, so that's why acceleration produced in the downward direction and according to Newton's second law of motion F will be equal to ma। और उसके बाद सेकेंड बॉडी बी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट हो रही है वो कौन सी बेटा, वेट ऑफ द बॉडी इज वर्टिकली डाउनवर्ड दैट इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल। The only force acting along the string is the tension in the string and according to Newton's second law of motion F will be equal to m2a। ये वर्डिंग में डिस्क्राइब करने के बाद बेटा हम इन सारी चीज़ों को मैथमेटिकली लिखेंगे। हमने क्या लिखा, नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट हो रही हैं बेटा, F विल बी इक्वल टू वेट w1 माइनस टी। क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। उसके बाद हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F विल बी इक्वल टू m1a। उसके बाद हमने दोनों को कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपके पास क्या आ जाएगा, m1a दैट इज इक्वल टू m1g माइनस टी आ गया। ये आपके पास ए इक्वेशन आ गई है जो कि सारी फोर्सेस किस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही हैं, ए बॉडी के ऊपर। फिर हमने क्या लिखा बेटा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। ये मैंने 3 स्टेप्स में लिखा। फर्स्ट क्या लिखा, वेट ऑफ द बॉडी W2 इज इक्वल टू m2g एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर हमने क्या लिखा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी दैट विल बी इन अपर डायरेक्शन। द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और इसी चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखा कि जो फोर्स एक्ट हो रही है F विल बी इक्वल टू टी आ जाए। उसके बाद हमने क्या लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F किसके इक्वल है, m2a के इक्वल है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड एंड 4 को कंपेयर करेंगे बेटा, m2a किसके इक्वल आ जाएगा, t के इक्वल आ जाएगा। ये b इक्वेशन हमने लिख दी। अब आपने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है तो a इक्वेशन एंड b इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड किया। और एडिंग कैसे होगी, लेफ्ट साइड में ऐड होगी एंड राइट साइड में ऐड होगी। तो आपकी लेफ्ट साइड a इक्वेशन की है m1a, तो हमने क्या लिखा, m1a प्लस m2a लिखा दैट इज इक्वल टू, इसकी बेटा राइट साइड है m1g माइनस टी, तो हमने लिख दिया m1g माइनस टी प्लस हो जाएगा ये t। ये दोनों टर्म सेम है, साइन ऑपोजिट है, ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से एक्सेलेरेशन कॉमन लिया
बाकी क्या बचेगा m1 प्लस m2 और ये क्या आ गया बेटा m1g। यहाँ से एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना था, ये पूरा फैक्टर इधर आगे डिवाइड हो गया और ये फॉर्मूला क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है तो बेटा ये बी इक्वेशन है, इस बी इक्वेशन में t विल बी इक्वल टू m2 है, ये इस a की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूला किस चीज़ का डिराइव हो जाएगा, टेंशन का। तो ये हमारे पास इस केस में टेंशन का फॉर्मूला है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये था बेटा हमारा इस चैप्टर का टेंशन का सेकंड केस, और इसके जो दो फार्मूलाज बेटा डिराइव किए हैं ये मैं यहाँ अलग से फिर से लिख रही हूँ। केस सेकंड केस टेंशन का, उसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या आया, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। एंड टेंशन का फॉर्मूला बेटा डिराइव हुआ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर आप गौर से देखो ये है केस 1 और ये क्या है, केस 2। अगर इन फॉर्मूलाज को लर्न करना है तो शॉर्टकट कीज क्या है इसको ज़रा गौर से देखिए बेटा। चारों फार्मूलाज में जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। चारों फार्मूलाज में, केस 1 में भी मल्टीप्लाई हो रही है, केस 2 में भी, दोनों फार्मूलाज में मल्टीप्लाई हो रही है। और उसके बाद बेटा आपके पास क्या है कि इनके डिनोमिनेटर्स में m1 प्लस m2 है, सेकेंड फार्मूला में भी m1 प्लस m2 है। उसके बाद बेटा यहाँ भी देखिए सेकेंड केस में भी m1 प्लस m2 है और यहाँ भी क्या है, m1 प्लस m2 है। तो ये है बेटा टोटल 4 फार्मूलाज, ये केस 1 के हैं। एक्सेलरेशन एंड टेंशन का व्हेन बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली, जो कि हम पिछले लेक्चर में डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन एंड टेंशन के फॉर्मूलाज डिराइव किए जब वन बॉडी हैंग वर्टिकली है और दूसरी बॉडी क्या है, ऑन दी हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल। ये फॉर्मूलाज चारों फिंगर टिप पे होने चाहिए क्योंकि इससे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। अब स्टेटमेंट जो न्यूमेरिकल्स की होगी उसमें आपको कंप्लीटली बताया जाएगा कि कौन सी बॉडी हैंग है वर्टिकली और कौन सी बॉडी ऑन दी हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल है, ये हमें स्टेटमेंट से पता चलेगा। ओके बेटा, हमने टेंशन के दोनों केसेस के फॉर्मूलाज में एक दफ़ा लिख रही हूँ, फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। केस 1 जो हमारे पास है टेंशन का, और इस केस को देख के आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, इंतहाई इजी है, डेरिवेशन कुछ भी मुश्किल नहीं है। केस 1 जो है इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा जो हमने डिराइव किया वो आया था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये सब्सक्रिप्ट्स हैं आपने लिखते हैं। उसके बाद टेंशन के लिए फॉर्मूला जो डिराइव हुआ था वो था बेटा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। g इज दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस के ऊपर 10 ms-2 होती है। सेकेंड चैप्टर में आपको बता चुके हैं बेटा, और इस केस में हमने 10 ही पुट करनी है। ये केस 1 के फॉर्मूलाज हैं बेटा। केस 2 के फॉर्मूलाज जो हैं वो भी मैं लिख रही हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन के लिए हमने जो डिराइव किया था फॉर्मूला वो था m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये है बेटा फार्मूलाज। अब इन फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल बेटा है हमारे पास केस 1 से रिलेटेड 3.4 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3.4 बुक का पेज नंबर है जी 65, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है बेटा 65। ये है 3.4 एग्जाम्पल, बुक का पेज नंबर 65। स्टेटमेंट क्या है इसको देख लीजिए। वो कह रहा है 2 मैसेज 5.2 kg एंड 4.8 kg, यानी 2 मैसेज हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक का मैस है 5.2 एंड दूसरे का मैस है बेटा 4.8 kg आर अटैच टू दी एंड ऑफ दी इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग विच पास ओवर दी फ्रिक्शनलेस पुली। Find the acceleration in the system
and the tension in the string when both masses are move vertically, जब दोनों masses कैसे move होंगी vertically। तो स्टेटमेंट से हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा केस है, केस 1 है, when both bodies hang vertically। तो इसकी रफ सी हम डायग्राम बना रहे हैं। ये है मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली, हमारे पास एक लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अच्छा बेटा, अब इसमें से आपने कौन सा जज करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसका मैस m1 लेंगे और किसका मैस m2 लेंगे। अब आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, उसमें जो ज़्यादा मैस होगी उसको m1 लेंगे और ज़्यादा मैस कितनी है 5.2 kg, और जो कम मैस है उसको हम लेंगे m2 और वो है बेटा 4.8 kg। और टेंशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है T, इसमें भी टेंशन क्या है T, और एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होगा इस सिस्टम में उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। हम इंटरेस्टेड हैं बेटा एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने में एंड टेंशन की व्हेन m1 बॉडी एंड m2 बॉडी हैंग वर्टिकली। ये हमें स्टेटमेंट में उसने बोल दिया हुआ है। अब हमने गिवन डाटा में क्या लिखना है, गिवन डाटा में बेटा आपके पास आएगा m1 बॉडी का मास कितना है 5.2 kg, m2 बॉडी का मास है जी 4.8 किलोग्राम। g की वैल्यू बेटा अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये आपको क्वेश्चन में बताई नहीं जाएगी, ये वैल्यू हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 ms-2 होती है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं बताई जाएगी। और आपने फाइंड आउट करना है बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू एंड टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देखिए, केस 1 का क्या है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय बेटा m1 प्लस m2 और साथ g क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए जो गिवन डाटा में मौजूद हैं। तो m1 की वैल्यू है बेटा 5.2 माइनस आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय आएगा बेटा 5.2 प्लस 4.8 और साथ g की वैल्यू कितनी है 10 है। अब आप कैलकुलेटर से बेटा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद बेटा आपके नेक्स्ट स्टेप में जो है आपने जो ऊपर वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई 10 कर देना है और फिर उस पर डिवाइड कर देना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है बेटा टेंशन। तो टेंशन के लिए फॉर्मूला देखिए, T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी मल्टीप्लाई आ जाएगा। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाय m1 की वैल्यू है 5.2 kg, m2 की वैल्यू है 4.8 kg डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड करेंगे 5.2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इन दोनों को बेटा आप मल्टीप्लाई कर लो तो और डिवाइड कर दीजिए, तो इन दैट केस आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेटा इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 49 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो 50 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा, ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। टेंशन कितने न्यूटन आ जाएगी 50 न्यूटन। टेंशन का यूनिट क्या है न्यूटन। बीइंग ए फोर्स टेंशन जो है वो क्या है फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, तो उसका यूनिट हमेशा क्या यूज़ होगा न्यूटन यूज़ होगा। एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इसका रिजल्ट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी 50 न्यूटन। तो रिजल्ट हम लिखते हैं इसका बेटा, रिजल्ट एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम will be 0.4 ms-2
and tension in the string will be 50 न्यूटन। ये थी बेटा एग्जाम्पल हमारे पास 3.4 जो कि केस 1 से रिलेटेड थी टेंशन के। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 3.5 जो कि केस 2 से रिलेटेड है और इसमें भी पूरी स्टेटमेंट में आपको हर चीज़ क्लियरली बता दी हुई है। मैं इसको रेस करके फिर आपकी 3.5 एग्जाम्पल जो कि बुक के पेज नंबर 67 पे है बेटा, 67 पे एग्जाम्पल है 3.5, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर गिवन डाटा लिखेंगे। ओके बेटा, स्टेटमेंट में वो कह रहा है 2 meshes 4 kg and 6 kg are attached to the end of the inextensible string and pass over the frictionless pulley such that 6 kg is moving over the frictionless horizontal surface। यानी 6 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर है एंड 4 kg is moving vertically downward। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके बेटा, ये कौन सी सिचुएशन है जिसमें M2 ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर है। ये मैंने एक टेबल बना दिया, यहाँ पे एक पुली बनाई है, ये एक ऑब्जेक्ट है M2 यहाँ हमने रखा था, ये है जी 6 kg का, यहाँ हमने स्ट्रिंग अटैच की और यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है M1 और वो है 4 kg। आपने इस केस में एक्सेलेरेशन इस सिस्टम में कितना प्रोड्यूस हुआ है वो फाइंड आउट करना है। सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, इस ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट में कितना जो है वो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो कैलकुलेट करना है और जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी वो कितनी होगी उसकी वैल्यू भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये हमें इस क्वेश्चन में बता दिया हुआ है कि 6 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर है और 4 kg वाला ऑब्जेक्ट क्या है, वर्टिकली हैंग है। अब इसका गिवन डाटा बेटा लिखेंगे। M1 ऑब्जेक्ट जो है वो कितने kg का है, 4 kg का। M2 ऑब्जेक्ट जो है वो कितने kg का है, 6 kg का। और G की वैल्यू बेटा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ की सरफेस के ऊपर होती है 10 ms - 2 और आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड टेंशन की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये केस सेकंड है बेटा। सेकंड केस के लिए फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का है वो है A इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। फॉर्मूला लर्न होंगे तो सॉल्व हो सकता है, अगर लर्न नहीं होंगे तो फिर आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकोगे। A विल बी इक्वल टू M1 की वैल्यू है बेटा 4 डिवाइडेड बाय G, M1 की वैल्यू है 4 प्लस 6 और G की वैल्यू कितनी होती है 10। तो यह आ जाएगा A विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 इस 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट और एक्सेलरेशन सिस्टम में कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई है बेटा वैल्यू एक्सेलरेशन की और वो कितनी आई है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है बेटा। टेंशन के लिए फॉर्मूला है T इज इक्वल टू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और साथ फैक्टर G जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा M1 की वैल्यू है जी 4, M2 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंटू 10। ये आ जाएगा T विल बी इक्वल टू 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितने न्यूटन आएगी, 24 न्यूटन। इस केस में बेटा आपके पास जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी वो कितनी है, 24 न्यूटन। और आप रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम विल बी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in the system will be 4 meter per second square and tension in the string will be, tension in the string will be 24
न्यूटन। ये थी बेटा एग्जांपल हमारे पास 3.5 जो कि टेंशन के सेकंड केस से रिलेटेड थी, जिसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है एंड टेंशन फाइंड आउट की है हमने। तो इन दैट केस आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हमने सेकंड केस डिराइव किया टेंशन का, और वो केस क्या था बेटा, क्वेश्चन क्या आपको इससे रिलेटेड आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का, कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगी आपको, डायग्राम मस्ट है, विदाउट डायग्राम आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ की और आपने डेरिवेशन कर दी है तो आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं होंगे। तो डायग्राम इज मस्ट। आपने जैसे आपको टीचर सिखाते हैं कि बोर्ड पे हम पहले लिखना नहीं शुरू कर देते, हम डेरिवेशन नहीं करते, हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आप लोगों ने भी जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फर्स्ट स्टेप में ही इस पेज के राइट साइड पे, जो आपका आंसर शीट का पेज होगा उसके राइट साइड पे आपने नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है, डायग्राम को कम्प्लीटली लेबल करना होगा। उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे और उसके बाद फिर आप डेरिवेशन करोगे और फिर एंड फार्मूलाज जो है आपने डिराइव किए हैं, उसके बाद आप उसके रिजल्ट ज़रूर लिखिएगा कि बाय नोइंग द masses ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये चीज़ें हम इंटरेस्टेड थे केस 1 में भी एंड केस 2 में भी, और फिर हमने इस लेक्चर में इन्हीं दोनों केसेस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थी बुक पे वो भी हमने सॉल्व कर ली हैं। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ये एक दफ़ा लर्न करके अच्छी तरह इसकी डेरिवेशन करके आप इसको लिख के देखिए, इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 31। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।